हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। हम पढ़ने वाले हैं आज 3 फरवरी का करंट अफेयर। जो आज का थॉट है वो है नेतृत्व क्षमता, शिक्षा नेतृत्व क्षमता की जननी है। वेंजॉल विल्की का कथन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 3 फरवरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मोटे अनाज को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोटे अनाज का जो एक्सीलेंस सेंटर है, अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये भारत में बनने वाला है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अब बात मोटे अनाज की है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी बजट में एक प्रावधान किया गया है एक स्कीम का जो मोटे अनाज को समर्पित है, वो है श्री अन्न स्कीम। तो मोटे अनाजों में बाजरा, मक्का, ज्वार, रावी ये सब आते हैं और जो भारत का स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन में वो फर्स्ट रैंक है। और 2023 को भारत सरकार ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये मोटे अनाज का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर बनने वाला है? बन रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। 2023 का वर्ष जो है मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। अगर कृषि के लिए ऋण पूछा जाए तो इस वर्ष जो कृषि के लिए ऋण का प्रावधान है वो है 20 लाख करोड़ रुपए। तो इसको भी याद रखिएगा। और आर्थिक विकास दर है 7%। इतने फैक्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन से याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोट। तो मैनुएला रोका बोट जो है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। अब ये इक्वेटोरियल जो गिनी है, गिनी तो एक देश है और ये इक्वेटर पर ही है, मतलब इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, इसीलिए इसका नाम इक्वेटोरियल गिनी रखा गया है। इस देश की क्या विशेषता है? यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है माबा सागो। तो ये जो माबा सागो है ये कंटिन्यू 1979 से लेके 2023 तक यही व्यक्ति हैं जो यहाँ के राष्ट्रपति के पद पर लगातार रहे हैं। और 2022 में भी इन्होंने 95% वोटों से मतलब यही जीते हैं। तो इतना लंबा इनका शासनकाल चल रहा है, इसलिए जो इस तरीके के चर्चा में रहते वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैनुएला रोका बोट, आप रोका बोट याद कर लीजिए तो याद रहेंगे कि गिनी की महिला राष्ट्रपति प्रथम बार बनी है। अब राष्ट्रपति की बात आई है तो एक ऐसा देश जो बहुत अधिक चर्चा में रहा और जिसके राष्ट्रपति अभी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो है मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी इस वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अब बात मिस्र की आई है तो मिस्र में जो COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन भी जो COP27 था वो कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था। और नील नदी को क्या कहा जाता है? नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था श्री अन्न योजना, आप देख सकते हैं ज्वार, रागी, साबा, चीना, कुटकी, कूदू, ये सब क्या है? श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज हैं। और ये है इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटर के पास में स्थित है ये देश, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लेक विक्टोरिया स्थित है इसी के समीप में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी समूह के द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, ये किस देश में स्थित है? अब अभी जो अडानी समूह है वो बहुत अधिक चर्चा में है। शेयर बाजार में आपने देखा होगा किस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहा है। तो जो हाइफा बंदरगाह है, हाइफा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इजराइल में। और 1918 में हाइफा में युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। भारत की तरफ से जोधपुर, मणिपुर और हैदराबाद काफ़ी सेनाओं ने क्या किया था? भागीदारी की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइफा युद्ध, हाइफा जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? इजराइल में स्थित है। और इजराइल की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के पीएम कौन है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो भारत और इजराइल के जो संबंध हैं उसको 30 वर्ष हो चुके हैं। भारत और इजराइल के काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि हाइफा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इजराइल में स्थित है। ये देखिए, ये हाइफा बंदरगाह है जो अडानी समूह के द्वारा अब क्या किया गया है, यहाँ पर अधिग्रहण किया गया है। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने बोला है कि भारत और इजराइल के संबंधों में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
यूपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन जो रैंकिंग वाले हैं वो पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हर वर्ष जारी करता है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, सॉरी, हाँ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो आईएमएफ का फुल फॉर्म है। इसमें याद रखिएगा आप, ये वर्ल्ड ग्रोथ जो रेट है वो 2022 के लिए है 3.4 और 2023 के लिए है 2.9। बट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे तेजी से जो अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है वो कौन सा देश है? तो वो है हमारा प्यारा भारत। जो भारत है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी वाला राष्ट्र बन चुका है और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% है। कभी कभी एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आईएमएफ के द्वारा 2023 में कितनी ग्रोथ रेट होगी। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 6.1, 6.2, तो याद रखिएगा आंसर होगा 6.1। आईएमएफ, आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों देश ब्रिटेन ब्रुट कॉन्फ्रेंस के द्वारा बने थे। 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1945 में इन देशों का गठन, इन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आईएमएफ में कितने देश हैं? तो 190 देश हैं और जो 190वां सदस्य बना है वो अंडोरा बना है। और जो इसके लिए करेंसी होती है वो होती है एसडीआर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर? एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एसडीआर के अंतर्गत कौन कौन सी करेंसी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइफा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? अब देखिए, अब बात आई है ओडिशा शहर, ये उड़ीसा नहीं है, ये ओडिशा है। ओडिशा शहर है, ये एक बहुत ही सुंदर शहर था, यूक्रेन का, यूनेस्को में भी शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी प्रसिद्ध शहर रहा होगा। लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान इस जो शहर है ओडिशा शहर, इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे क्या किया है, एक खतरे वाला स्थल घोषित किया है। अब यदि जो रूस है वो इस शहर पर क्या करता है, हमला करता है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि यूनेस्को की धरोहर पर रूस ने हमला किया है। तो याद रखना है आपको, जो ओडिशा शहर है ये कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति तो बहुत अधिक चर्चा में रहे, आप सभी इनसे चिर परिचित होंगे। इनका नाम है जेलेंस्की और इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। आप देख सकते हैं ये शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है ओडिशा, लेकिन अब युद्ध के बाद इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका मंजर इस तरीके से इस रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो जो युद्ध है वो हमेशा ही विनाश का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक किस देश के साथ की है? तो पहली बार भारत राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर की बैठक करने वाला है अमेरिका के साथ। अब जब भारत अमेरिका के साथ ये बैठक करेगा तो सबसे बुरा किसे लगेगा? वो लगेगा चीन को। तो ICET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर ये बैठक होने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी जो हमारे भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं और अमेरिका के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है बजट की प्रमुख स्कीम। देखिए, हमने अभी अलग से बजट तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हम हर दिन बजट के 1 या 2 क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि हम थोड़े थोड़े करके बजट के सारे पॉइंट याद कर सकें। तो 2023-24 में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा हुई है। जैसा कि भारत में हर दिन नई योजना आती है, तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम 4.0 है। इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें क्या है, कौशल विकास को लेकर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सेकेंड स्कीम है PBTG विकास योजना। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी आदिम जनजातियां रहती हैं जो बहुत अधिक पिछड़ी हैं, संवेदनशील हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो 75 आदिम घुमंतू जनजातियां हैं उनको विकसित करने के लिए PBTG विकास मिशन शुरू किया गया है।
फिर नेक्स्ट जो योजना है वो है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। अभी आपने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलते थे, आकांक्षी योजना चलती थी भारत में। तो अब आई है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, जिसमें 500 ब्लॉक में हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या किया जाएगा, विकास कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है वो है गोवर्धन स्कीम। इससे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो गोबर है उसकी बहुत सारी चीज़ें, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो बनाई जाएंगी, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है जैसे खाद का बनाना हो गया या अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर जो वेल्थ बना सकते हैं वो बनाया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना, इसका जो पर्पस है वो क्या है कि भूमि प्रदूषण को कम करना, अधिक से अधिक जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनकी क्या करना, कमी लाना, और जो नेचुरल जैसे गोबर की खाद है या जो नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना। तो इसका संबंध पीएम प्रणाम योजना से है। अब मिष्टी योजना, ये काफ़ी चर्चा में रही, नाम ही इसका बहुत प्यारा सा है, मिष्टी स्कीम। तो ये जो मैंग्रोव वनस्पति है, जैसे आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, तो वहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं मैंग्रोव वनस्पति, उनका संरक्षण किया जाएगा। फिर है पीएम विकास योजना, जो परंपरागत शिल्पकार हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी जो आजीविका को बनाए रखने के लिए ये पीएम विकास योजना है। अमृत धरोहर योजना, इसका रामसर साइट से संबंध है। जो 75 रामसर साइट हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनके प्रॉपर कंजर्वेशन के लिए अमृत धरोहर योजना है। और हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था श्री अन्न योजना, जिसका सेंटर हैदराबाद में बन रहा है, जो मोटे अनाज की फसल है उनके प्रॉपर उत्पादन के लिए श्री अन्न योजना का उद्घाटन किया गया है। एक एग्री स्टार्टअप फंड है, जो यूथ हैं वो कृषि वर्धक फंड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है। देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, इस तरीके की जो स्कीम चर्चा में रहती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIRF इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान किस इंस्टीट्यूट का है? तो वो IIM हैदराबाद है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में सबसे फर्स्ट रैंक पर आया है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। अब मनमोहन सिंह जी को ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि 1991 में आपने पढ़ा होगा जो LPG रिफॉर्म आए थे, उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका थी मनमोहन सिंह जी की, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये बताया गया है कि 2023 में वित्त मंत्री के कौन कौन से ऐलान हुए, जैसे गोवर्धन स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए, मिष्टी योजना का संबंध अभी हमने याद किया था कि मैंग्रोव के संरक्षण से रिलेटेड है। फिर पुराने सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैप इनिशिएटिव आया है, पुरानी एम्बुलेंस को भी स्क्रैप इनिशिएटिव के तहत फिर से मॉडर्न फॉर्म में लाया जाएगा। इस तरीके से ये स्कीम चल रही हैं। पीएम प्रणाम स्कीम, एम, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स ऑफ स्कीम क्या है? पीएम प्रणाम स्कीम के तहत वही भूमि का संरक्षण किया जाएगा। तो 2004 से लेके 2014 तक जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। 2 फरवरी वेटलैंड डे की थीम क्या है? ये हमने कल डिस्कस किया था कि 2 फरवरी को क्या है, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है पहले और अभी भी पूछा जा सकता है। फिर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2023 में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? अगर आपने आज का करंट अफेयर ध्यान से सुना होगा तो इसी करंट अफेयर में इसका आंसर भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया है और ये जो थीम है वो है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये वेटलैंड डे की थीम है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। हम
रिवाइज करते हैं 2 फरवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी, तो ये 7 जो अवधारणाएं हैं ये निर्धारित की गई थी। फिर बजट में जो व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त रखने की घोषणा की गई है, तो 7 लाख तक। त्रिशक्ति प्रहार आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जो भारतीय सेना है उसकी एक्सरसाइज है जो वेस्ट बंगाल में होने वाली है। भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 1 फरवरी को 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फिर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जो जो एक्टिव यूथनेशिया है उसके नियमों का सरलीकरण किया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। इसको भारत में कब वैध किया गया था, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुमति दी थी। फिर G20 अध्यक्षता के लिए भारत यात्रा 2023 का शुभारंभ जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। 97 ईयर में दिवंगत हुए शांति भूषण जी का संबंध किस पेशे से था, तो ये क्या थे, पेशे से एक बहुत ही बड़े वकील थे। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो ये नागालैंड के साथ समझौता किया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध कहाँ से है, तो ये यूपी में शुरू होने वाला है। और 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि मनाई गई, तो इनका संबंध कहाँ से था, तो ये हरियाणा की बेटी थी। ये कुछ क्वेश्चन थे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि G20 में शेरपा के रूप में नियुक्त कौन किए गए हैं, तो इसका आंसर है अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत हैं वो G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत में किस प्रकार की यूथेनेशिया को मंजूरी दी गई और कब, तो भारत में जो है वो एक्टिव यूथेनेशिया मंजूरी नहीं दी गई है, बल्कि जो पैसिव यूथेनेशिया है इसको 2018 में मंजूरी दी गई। तो ये कल का और आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर लग रहा होगा कि आपके लिए उपयोगी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।